हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि बेटा सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी, हमने शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात की थी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात की थी। आज हम उसी से आगे बात करेंगे, रेडियस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ जो कॉन्ट्रैक्शन पढ़े थे हमने लेंथेनाइड और डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, आज उसी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की थी। ठीक है बेटा, तो ये सब हमने चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज हम थोड़ा सा और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर डी डी ब्लॉक के ही सारे एलिमेंट हो तो उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कैसे वेरी करेगा। तो आप हेडिंग डालिए, डालो बेटा, वेरिएशन ऑफ size along variation of size along the group in 3D D block एलिमेंट। ठीक है बेटा, ये हेडिंग डालनी है आपको, इसके बारे में पढ़ना है। वेरिएशन ऑफ साइज अलोंग द ग्रुप इन डी ब्लॉक एलिमेंट। मान के चलो मेरे पास 3D 4D एंड 5D सीरीज के एलिमेंट है। ठीक है बेटा, 3D सीरीज 4D सीरीज ये सारे क्या डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसको बोलते हैं बेटा हम फोर्थ ग्रुप, इसको बोलते हैं हम फिफ्थ ग्रुप, इसको बोलते हैं हम सिक्स्थ ग्रुप। ठीक है बेटा, जिसमें 3D के सीरीज के मिलेंगे उसको फोर्थ ग्रुप बोलेंगे, जिसमें 4D के सीरीज के एलिमेंट मिलेंगे उसको फिफ्थ ग्रुप बोलेंगे, जिसको 5D मिलेंगे उसको सिक्स्थ ग्रुप बोलेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, तो आपको दो तरीके के कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिले थे, एक लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक ऑक्टेनाइड डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्चुअली में होता क्या कि अगर जनरली मैं बात करूं डाउन द ग्रुप, अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करता हूं तो डाउन द ग्रुप जनरली क्या हो रहा है बेटा, आपका साइज इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये गलत है। क्यों देखा गया बेटा गलत है? क्योंकि फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रुप में आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वेरी करने लगता है। ठीक है ना। तो यहां पर जहां पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वेरी करेगा तो वहां पर आपका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा। जब आपका बेटा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो मुझे बताइए, तो वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डोमिनेंट हो जाएगा, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो इन दोनों के केस में क्या, कौन सा फैक्टर शो करने लगता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण आपका क्या देखने को मिलेगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा आपको? जब वहां पर आपका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा, तो जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण जो 4D एंड जो 5D सीरीज के एलिमेंट है, साइज क्या होगा बेटा उनका, रिमेन्स सेम। साइज will be remains कोस्टेंट बोल दो, कोस्टेंट नहीं, सेम लिखो, सेम। ठीक है ना। रीजन दे सकते हैं ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपका जो जर्नल ट्रेंड होगा इसका,
3D, 3D के बाद 4D, 4D के बाद 5D। यहां तक आपका साइज क्या करेगा बेटा, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन यहां आने के बाद रिमेन्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों का साइज क्या हो जाएगा बेटा, रिमेन्स सेम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मेरी बात समझ में आ रही बेटा तो इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट टाइम एक टर्म को छोड़ दिया था, हमने रेडियाई के बारे में बात किया था। तो हमने कौन कौन सी रेडियाई पढ़ी थी लास्ट टाइम, कोवलेंट रेडियाई, मेटालिक एंड वंडरवाल। तो एक रेडियाई बची थी आयनिक, उसको हमने इसलिए डिस्कस नहीं किया था क्योंकि उसका जो फंडा ही सब कुछ अलग है। तो आज हम उसको पढ़ेंगे, हेडिंग डालो आयनिक रेडियाई। ठीक है बेटा, तो हेडिंग डालो आयनिक रेडियाई। तो जैसे मैंने आयनिक रेडियाई की बात करी तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, आयंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, आयंस। कि आयनिक रेडियाई किसके ऊपर डिपेंड करती है, आयंस के ऊपर। और आयंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं, डिपेंड ऑन आयंस। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आयंस के ऊपर। वो आयंस कितने टाइप के हो सकते हैं बेटा, 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो कटायन होगा या फिर अनायन होगा। या तो आपका क्या होगा बेटा, कटायन, या फिर क्या होगा, अनायन। अब रेडियाई की बात कर रहा है, मतलब एक तरीके से रेडियस है, तो आपको खुद ही सोचना चाहिए कि रेडियस कहां पर इंक्रीज होगी। तो आपके अकॉर्डिंग बेटा क्या लग रहा है, कहां रेडियस इंक्रीज होनी चाहिए, कटायन की फॉर्म में या अनायन की फॉर्म में? देखो ऐसे समझो, कटायन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, ठीक है ना, किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो वो क्या बन गया बेटा, आपका कटायन बन गया। एनायन क्या होगा, उसी स्पीसीज में किसी इलेक्ट्रॉन को किसी स्पीसीज ने गेन कर लिया तो उसके पास कैसा चार्ज आ गया, आपका अनायनिक चार्ज। तो बताइए, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके आयंस पे, सॉरी रेडियाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहां पे पहले लिख लो पॉइंट कि जो भी आपके कटायन होंगे उनके पास कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा बेटा आपका, पॉजिटिव चार्ज। तो अनायन के पास कैसा चार्ज होगा आपका, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, द साइज ऑफ कटायन, always size of cation is always smaller than, किससे होगा बेटा, बोलो बोलो बेटा, पेरेंट एटम। देखो कैसे बात करते हैं इसकी। देखो मेरे पास सोडियम था, अभी इसका जो एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, बोलो। मास कितना है, 23। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकाल दिया तो कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अभी भी एटॉमिक नंबर कितना है, 21। क्या अब इसका एटॉमिक नंबर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, बोलो 10। और प्रोटॉन कितने होंगे, 11। और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहां पे आपके 10 होंगे और प्रोटॉन कितने होंगे, 11। तो देखो बेटा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। मान के चलो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो आपका था 2p6 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा था बेटा, बोलो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां है और कौन से सेल में, कौन सी सब सेल में एंटर कर रहा था, एस में। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है, पी में। अब बताइए रेडियस इंक्रीज होगी
या डिक्रीज होगी? जो न्यूक्लियस के पास था, देखो ऐसे समझो, इधर समझो बेटा, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। मान के चलो ये सोडियम का न्यूक्लियस है, ये 1s सेल, ये 2s, ये 2p, ये ठीक है 3s। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां था नॉर्मल केस में, बात समझ आ रही बेटा? तो यहां तक की रेडियस r थी। मान के चलो जब वो इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा तो रेडियस कहां बची होगी? इतनी। तो रेडियस क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। जैसे अब यहां से आप एज्यूम कर सकते हो कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे भी रेडियस क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसकी रेडियस क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल, जो उसकी सेल है वो क्या होती जा रही है बेटा? डिक्रीज होती है, कम होती जा रही है। और जितनी सेल उसकी कम होती चली जाएंगी उतनी उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी। ठीक है बेटा? तो साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। चलो बात करते हैं अब इसकी बेटा, साइज ऑफ anion is always greater than parent atom। ठीक है बेटा? मेरे पास क्लोरीन है, क्या है बेटा? मेरे पास क्लोरीन है, मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया और यहां पे क्या बन गया? Cl-। इस क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे कितने थे बेटा? 17। अब इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। बताइए, तो यहां 17 से 18 हुए तो मतलब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन गया होगा। जब सेल में गया हो तो क्या होगा बेटा? रेडियस भी इंक्रीज हुई होगी। तो आप समझ सकते हो किसी एटम के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होगा, अब यहां से समझ सकते हो जितना उसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतनी उसके अंदर रेडियस ज्यादा होगी। जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी रेडियस आयनिक क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। देखो अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए बेटा N-3 और F-, इनमें दोनों में रेडियस किसकी ज्यादा होगी? आपका आंसर होना चाहिए N3-, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 10 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 10 है, लेकिन ये कितने गेन कर रहा है? -3। तो -3 चार्ज ज्यादा होगा, -3 चार्ज जब ज्यादा होगा तो ज्यादा सेल्स इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर पाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसमें रेडियस ज्यादा इंक्रीज होगी, इसमें डिक्रीज होगी। मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जितना इंक्रीज होगा उतनी ही अनायनिक रेडियस इंक्रीज होगी, और जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतनी ही डिक्रीज होगी। अगर मैं बात करूं, बताइए Al+3 और सोडियम प्लस में, मैं आपसे पूछूं बताइए इसमें जो दोनों में आयनिक रेडियाई कैटायन की फॉर्म में किसकी ज्यादा होगी? तो आपका आंसर होना चाहिए सोडियम प्लस, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में निकलेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उसकी रेडियस उतनी ही कम हो जाएगी। तो आप यहां से लिख सकते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है यहां से आप समझ सकते हो। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ बेस में तो इससे हम क्या निकालते हैं बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या निकालते हैं बेटा इससे हम? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यहां पे लिख लो, क्या कैलकुलेट करेंगे इससे हम? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब यह है जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। लिख सकते हो which have same number of electrons, which have same number of electron in species, या मॉलिक्यूल लिख लो, कंपाउंड लिख लो, कुछ भी। स्पीसीज का मतलब सब कोमे में लगा के स्पीसीज लिखी होंगी। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, मेरे पास नियोन गैस है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10। सोडियम प्लस, ठीक है बेटा दिख रहा है? सोडियम प्लस, चलो इसको रफ कर लेते हैं, इधर दिख ही नहीं रहा।
इधर बात कर लेते हैं। मैं इतने इसको लिखो, इतना मैं इधर से रफ कर देता हूँ। ठीक है बेटा, चलो तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। नियोन, सोडियम प्लस इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, ये इलेक्ट्रॉन से बेटा 10 ठीक है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। अब मुझ में से ऑर्डर, इसमें ऑर्डर अरेंज करिए आयनिक रेडियाई का कि किसकी आयनिक रेडियाई सबसे ज्यादा होगी। तो आयनिक रेडियाई के लिए क्या चाहिए बेटा, निगेटिव चार्ज। जिसके पास निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी आयनिक रेडियाई क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, चलो तो सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज किसका, नाइट्रोजन के पास। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 10 10 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही बेटा मेरी, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। इसके पास ये, अब बात आती है यहां से, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी पेरेंट एटम होगा वो कटायनिक से ज्यादा रेडियस रखेगा। बस तो ये पेरेंट एटम है बिल्कुल, इस पे चार्ज 1 2, तो एल्युमिनियम 3+ की आयनिक जो रेडियाई होगी वो क्या होगी बेटा, सबसे कम होगी। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम रेडियाई निकालेंगे आयनिक, तो हम क्या निकालेंगे, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज उसके पास प्रेजेंट होगा उसकी आयनिक रेडियाई उतनी ही ज्यादा होगी। क्या मेरी बात यहां तक आपको समझ में आ रही है? आ रही है तो बेटा इसको नोट कर लो। ठीक है ना, तो यहां से हमने देखा, हमने यहां से ये मेजर कर लिया कि साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, माइनस के निगेटिव चार्ज के, और डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के। किसके बेटा, पॉजिटिव चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो आप छाप लीजिए। ठीक है, उसको रफ कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, हाँ, और यहां से कभी कभी ये भी पूछ लेता है वो, रेडियस निकाल लिया, कभी कभी बेटा आपसे इसमें ऑर्डर अरेंज करवा लेता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का। आयनिक रेडियस में नहीं पूछेगा, अलग से एक टॉपिक बता रहा हूं मैं। अगर आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ निकलवाई किसी भी चीज की, तो आप वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या करेंगे बेटा, बोलो। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर वो किसी चीज की कैलकुलेट करवाए, एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं आपको। अगर मान के चलो आपसे पूछा जाए, बताइए SO2 SO3 में एसिडिक स्ट्रेंथ, देखो क्या क्या पूछ सकता है वो। यहां पे पूछ सकता है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ सकता है आपसे, एनर्जी पूछ सकता है आपसे, है ना, और चलो नॉर्मल सी बात कर लेते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछ सकता है। तो आपको जब भी ऐसे दिया जाए SO3 और SO2, या आपको कोई और दिया जाए NO2 दे दे, और या NO दे दे, या N2O दे दे, कई सारे आइटम दे दिए ऑक्सीजन के, और उसमें पूछ रहा अरेंज करो ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का। वैसे हम पढ़ेंगे इसको केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन मेरे को याद आ रहा था थोड़ा सा दिमाग में, मैं बोला बताना जरूरी है बच्चों को। तो इनमें बेटा ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जिसकी ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे कितनी आएगी, +6 +4, और यहाँ पे कितनी आएगी, +1। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, देखो इस तरीके से। ठीक है ना, और इस तरीके से आपको एसिडिक
स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है। आपको एक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला भी बताया था। तो जब भी आप डायपोल मोमेंट निकालोगे तो डायपोल मोमेंट होता है बेटा आपका चार्ज इनटू लेंथ, जिसके अंदर चार्ज इनटू लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो आप यहां से देख सकते हो डायपोल मोमेंट निकालने के लिए चार्ज देख लो, जितना ज्यादा उसके ऊपर चार्ज होगा उतना ही डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। ठीक है। और आपसे पूछ लेता है कि बताइए इसके अंदर ऐसा कोई मॉलिक्यूल दे दिया, ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया, उसमें बोल दिया कि बताइए इसके लिए डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो डायपोल मोमेंट देखते हैं बेटा हम सिमेट्री से। अगर उसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट हो जाती है तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। अगर उसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो। देखो अभी यहां से इसको काटे तो देखो ये इसके बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर आया, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। इस तरीके से तो आप निकाल सकते हो। ठीक है। थोड़ा सा आ रहा था माइंड में कि इसमें पूछ लेता है, वैसे केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है उसमें पूरा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, अगर याद रहता है ठीक है, नहीं रहता कोई बात नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में पड़ेगा। अब हेडिंग डालो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, हमें क्या पढ़ना है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, एक्चुअल में आयनाइजेशन एनर्जी होती वो है बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। क्या कहलाएगी वो, आयनाइजेशन एनर्जी। आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना। जैसे हम बात कर सकते हैं सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Na+ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या कहलाएगी बेटा, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। और वो एटम कैसा होना चाहिए, बोलो आइसोलेटेड एटम होना चाहिए। कैसा एटम होना चाहिए, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड एटम कहां मिलेगा, गैसियस फेज में। कहां मिलेगा बेटा वो, गैसियस फेज में। देखो आइसोलेटेड का मतलब है किसी से कोई उसका मतलब नहीं होना चाहिए। जब उसका किसी से कोई मतलब नहीं होगा तो उसके बॉन्ड को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे बेटा सॉलिड लिखा हुआ दिख जाए तो वहां से आप इलेक्ट्रॉन तो क्या उसका बाल बांका भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्लोज पैकिंग के साथ है, क्रिस्टलाइन क्लोज पैकिंग के साथ है। और जब उसकी क्लोज पैकिंग हुई होगी तो आप बताइए कि उसके पास कितने एटम सराउंडेड में बैठे हुए होंगे। तो क्या आप उसका एक एटम तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते। लेकिन गैसेस एटम में क्या होता है, फ्री, उसका किसी से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। जब उसकी किसी से कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी तो कोई भी आके उसको धोके जा सकता है, आएगा उसको धोके चला जाएगा। ठीक है ना। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। डेफिनेशन क्या है, लिख सकते हो बेटा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड the amount of energy required, the energy required to remove an electron from outermost cell। ठीक है ना बेटा, outermost cell of an isolated atom। देखो इसका जरूर याद रखना, इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। देखो बेटा इसका जरूर ध्यान रखना, अगर वो आइसोलेटेड एटम है तो वहां से आयनाइजेशन एनर्जी बना सकते हो। और आइसोलेटेड का मतलब होता है किसी से कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड, बस। तो आइसो वर्ड ये है, आइसो का मतलब ये है
कि वहां पर किसी से कोई उसका मतलब नहीं है। ठीक है, क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो आप इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है कि सोडियम क्या आइसोलेटेड एटम है और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद हम बात करेंगे, जो मेन काम शुरू होता है फैक्टर से। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ये मुझे बात करनी है। पहला फैक्टर साइज। चलो पहले फैक्टर की न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज मतलब जेड इफेक्टिव की बात कर रहा हूं बेटा मैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जेड इफेक्टिव की। ठीक है ना, इसकी बात करो। अब मुझे बताइए बेटा, एक के पास न्यूक्लियस के पास 10 प्रोटॉन है और एक के पास 12 प्रोटॉन है। कहां एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? बोलो बोलो बेटा। हम एनर्जी को वहां से आराम से निकाल सकते हैं। सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी कहां ज्यादा होगी? जहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे। प्रोटॉन्स कहां होंगे? न्यूक्लियस के पास होंगे। जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस के पास उतनी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी। उनका बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? उनका बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उतनी ही ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आपकी एनर्जी कहां होगी? इधर ज्यादा होगी। तो हम यहां से बता सकते हैं कि जितना उसके पास, यहां से हम बता सकते हैं बेटा, जितना उसके पास क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है ना। यहां पे मान के चलो इसके पास S और P भी है, इसके पास सिर्फ S है। अब मुझे बताइए कौन से ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है? तो इसका जो अट्रैक्शन होगा खाली S से होगा, इसका S से भी होगा P। तो हम इसके केस में P ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं कंपेयर टू S। बात समझ आ रही बेटा? ये दूसरा रीजन दे सकते हैं, जितने ज्यादा जिसके पास प्रोटॉन होंगे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप यहां से लिख सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही उसके अंदर जेड इफेक्टिव होगा, और जितना जेड इफेक्टिव होगा उतनी ही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, साइज। साइज की बात करते हैं। देखो पॉइंट 2 साइज। साइज को ऐसे समझो, दो भाई हैं कल्लू और लल्लू। दो भाई हैं कल्लू और लल्लू। ठीक है, दो भाई हैं। इसका वेट 50 kg है, इसका वेट 150 kg है। बताइए किसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, किसके अंदर एनर्जी कम होगी? किससे इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं, किससे इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाल सकते? बताइए बेटा। देखो जो छोटा होगा उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज्यादा होगा, जो बड़ा होगा उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम होगा, क्योंकि उसको दिक्कत है 150 kg। मान के चलो उसके सामने चोर खड़ा हुआ है, यहां पर कोई चोर खड़ा हुआ है। चोर कौन होगा? न्यूक्लियस होगा। 50 kg वाला भी इलेक्ट्रॉन है, 150 kg वाला भी इलेक्ट्रॉन है। कौन इसको जल्दी पकड़ने भागेगा? बोलो बेटा, ये वाला। तो इनका बॉन्ड तोड़ने के लिए दोनों का एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। ये उठ के ही नहीं आएगा, इससे चला ही नहीं जाएगा। बोला भैया जो तुझे ले जा, पर मेरी जान बख्श जा। लेकिन इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका साइज छोटा है। उसको मारने के लिए भागेगा, पकड़ने के लिए भागेगा, अपने आप को सेफ करने के लिए भागेगा। ये क्या करेगा? बैठा रहेगा अपनी जगह, बोलेगा अरे जा, जो तुझे लेके जाना भाई ले जा, पर मेरे को छोड़ दो, है ना। तो वही केस है,
जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा उतना ही ज्यादा चार्ज क्या होगा बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है ना, तो हम यहां से लिख सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है बेटा, ये 2 पॉइंट आप यहां से लिख लो। आगे बढ़ते हैं, बड़ा भाई छोटा भाई, ये ऐसे याद कर सकते हैं, कल्लू कौन है, छोटा भाई, और लल्लू कौन है, बड़ा भाई। ठीक है बेटा, इसके बाद हम बात करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट के। चलो इसको मैं इतना रफ करता हूं, आप स्क्रीनिंग इफेक्ट हेडिंग डालो। डाला हेडिंग बेटा, हेडिंग डालना था आपको, ये भी है ना, भागे फिरते रहते हैं। ठीक है बेटा, तो हेडिंग डालना है हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट। थर्ड पॉइंट क्या हमारा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आपने पढ़ा था बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में भी। स्क्रीनिंग इफेक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट, और एक नाम और होता है शील्डिंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं, स्लेटर्स इफेक्ट भी बोलते हैं, ये स्लेटर कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होगा, अगर हमारा पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो साइज क्या होगा बेटा, बोलो, साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब साइज डिक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा आपका, इंक्रीज होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन क्या होगी आपकी बेटा, एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन जब वो इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव मतलब सारा डोमिनेट कौन कर रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट करेगा। जब इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट होगा। तो साइज क्या होगा बेटा उसका, इंक्रीज होगा, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारा जो मेन रोल है वो है इसके ऊपर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 शील्डिंग इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब बेटा ये है कि जब उस पर इफेक्टिव काम करेगा, कौन काम करेगा, जब उस पर शील्डिंग इफेक्ट काम करेगा। ठीक है, चलो यहां तक बात कर ली। अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट, पेनिट्रेशन पावर। किसकी बात करते हैं बेटा हम, पेनिट्रेशन पावर, PENET ट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, फिर देखो बेटा इसके बाद अपना जो प्रॉब्लम्स है वो करेंगे। पेनिट्रेशन पावर का होता है घर के अंदर घुस के मारना। कैसे भाई, मान के चलो किसी का झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, और आप उसको घर में जाके उसको मार के, घर में घुस के मारना। लिख लो बेटा, पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है किसी को घर में घुस के मारना। अब आप घर में घुसे किसके मार सकते हो, जिसका कोई प्रोटेक्शन करने वाला नहीं हो, वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी ज्यादा होगी, देखते। और दूसरा होता है जहां पर प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगे हो। देखो 2 घर है मेरे पास, न्यूक्लियस, इसको मारना है, ये इसका घर है, गए आप हो, ये गए और उसको घर में घुस के मार के आए। एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो बेटा, आप यहां आए, पहले घर आए, घर के बाद क्या मिला, सिक्योरिटी गार्ड मिला, सिक्योरिटी गार्ड। पहले आप घर पे पहुंचे, घर पहुंचते कौन मिलेगा, सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, तब आप इस पे अटैक कर सकते हो। अब मुझे बताइए कि आयनाइजेशन एनर्जी कहां पर ज्यादा लगानी पड़ेगी,
यहाँ पे ज्यादा लगाना पड़ेगा या यहाँ पे ज्यादा लगाना पड़ेगा? यहाँ पे ज्यादा खर्च होगा। कैसे? पहले आप उसके गार्ड को मारोगे, जब उसके गार्ड से आप जीत जाओगे, आप जंग जीत जाओगे, जब उसके गार्ड से नहीं जीते तो तुम्हारा कल्याण हो गया, वहीं पे खत्म। अगर आप सपोज जंग जीत गए तब आप न्यूक्लियस के पास पहुंच पाओगे। तो बताइए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा कहाँ खर्च होगी, कौन से ऑर्बिटल के लिए ज्यादा खर्च होगी? तो कहाँ खर्च होगी? जहां पर सिक्योरिटी गार्ड अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इसका अट्रैक्शन किससे ज्यादा है? सिक्योरिटी गार्ड से। फिर सिक्योरिटी के बाद किससे है? घर से। घर के बाद तुम्हारा नंबर आएगा। तो जितना नंबर ऑफ सेल्स पास में होंगी उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से उतना ही ज्यादा होगा, और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना नामुमकिन है। मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। डॉन वाला डायलॉग सुना है ना, डॉन को पकड़ना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। तो इसको भी, इलेक्ट्रॉन को निकालना भी क्या है? नामुमकिन। तो आप बता सकते हो यहां से जो पेनिट्रेशन पावर होगी न्यूक्लियस की कहां पे ज्यादा होगी? SPDF, SPDF। पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा यहां पे होगी, फिर यहां पे कम होगी इससे, फिर उससे कम यहां पे होगी, और सबसे कम कहां होगी? यहां पे होगी, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन यहां सबसे कम होगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन को कम निकाल सकते हैं, या उससे कम, और यहां तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होगी। तो आप लिख सकते हैं पेनिट्रेशन पावर ऑफ सम सेल्स, है ना? लिख लो पेनिट्रेशन पावर ऑफ सब सेल। सबसे ज्यादा किसकी होगी? S की, फिर बेटा P की, फिर उससे कम D की होगी, और सबसे कम किसकी होगी? F की। क्यों होगी? क्योंकि न्यूक्लियस के पास ज्यादा कौन सा ऑर्बिटल होगा? S, उसके बाद कौन सा मिलेगा? P, उसके बाद कौन सा? D, फिर उसके बाद F। ठीक है ना? चलो, ये किसके लिए है? जब सेम सब सेल हो। किसके लिए ऑर्डर बेटा? ये सेम सब सेल हो। अब आपके दिमाग में क्लिक हो रहा होगा, सर सेम सब सेल का मतलब क्या है? देखो अभी बताता हूं, आप इसको लिख लीजिए। लिख लिया? बहुत अच्छे बच्चे हो आप तो, बस ऐसे ही लिखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, छापते रहिए। देखो मैंने ऑर्बिटल दे दिया 3s, 3p, 3d। मैंने पूछा बताइए कि इनके अंदर पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो सबकी देखो सब सेल क्या सेम, एक में ही होंगे, 3s भी, 3p भी, 3d भी। तो पेनिट्रेशन पावर किसकी सबसे ज्यादा होगी? इसकी, है ना? हाँ, अगर मैंने ये दे दिया 4s, 4p और 3d, है ना, और 4s की जगह 5p कर लो। अब देखो तीनों सबसेल अलग अलग है, ये 4s है, ये 5p है, ये 3d है, किसकी सबसे ज्यादा होगी? अब अपने रूल के अकॉर्डिंग चलो, पहले कौन पास आएगा? मैंने यहां से रनिंग करना स्टार्ट किया, धीरे 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 चला। पहले कौन मिलेगा मेरे को? 3 वाला, फिर और थोड़ा दूर चला, फिर कौन मिलेगा? 4 वाला, फिर और आगे चला, फिर कौन मिलेगा? बोलो बेटा, 5 वाला। तो आपके अकॉर्डिंग पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होगी? बोलो, सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन पावर होगी, अगर मैं इसको A बोलूं, इसको B बोलूं, इसको C बोलूं, तो पेनिट्रेशन पावर का जो ऑर्डर होगा C के बाद A, उसके बाद B। बात समझ में आ रही है? जो ऑर्बिटल बोल दो या सबसेल जो न्यूक्लियस के पास में ज्यादा होगी उसकी पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा होगी, तो उसकी दैट मींस यू कैन से दैट क्या बेटा? उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है ना बेटा? तो जितनी पेनिट्रेशन पावर उसकी ज्यादा होगी उतनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर सेम ऑर्बिटल हो तो इस तरीके से ऑर्डर अरेंज करना है, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो तो अकॉर्डिंग टू नंबर चलना है, पहले 3, फिर 4, फिर 5। बात समझ में आ रही बेटा? चलो, अच्छा अगर मैं पूछता आपसे, बताइए 3s और 4s किसकी ज्यादा होगी? आपका आंसर 3s ही होगा। क्यों? क्योंकि पहले न्यूक्लियस के पास कौन सा ऑर्बिटल पड़ेगा? 3, फिर उसके बाद कौन सा आएगा? 4। ठीक है ना? लेकिन ये दिमाग में मत बैठा लेना कि सर दोनों 4 4 है तो इक्वल होगी, नहीं बेटा। आप देखना 3 के बाद, 3s के बाद 4 कहां मिलता है? पहले उसके पहले p भी आएगा, d भी आएगा, फिर 4 आएगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो देगा, लेकिन आपको अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है बेटा? तो ये कुछ टर्म्स थी आयनाइजेशन एनर्जी की, तो हमने ये डिस्कस कर ली है। अब हम बात करेंगे क्या बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके बारे में लिखिए, हेडिंग डालो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। कौन सा टॉपिक नंबर है 4 5 होगा ना 5। ये फैक्टर अफेक्टिंग चल रहे हैं बेटा आयनाइजेशन एनर्जी के। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी बात करी थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप्स के मिलते हैं हमें, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, और एक मिलते हैं पार्शियली फील्ड, है ना। तो हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं कौन ज्यादा स्टेबल होते हैं, एक तो वो स्टेबल सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं जो फुल फील्ड होते हैं, और उसके बाद हाफ फील्ड होते हैं। और जो ऑर्डर अरेंज करें स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल होते हैं वो फुल फील्ड, देन हाफ फील्ड, देन पार्शियली फील्ड। तो आप बताइए आयनाइजेशन एनर्जी कहां पर ज्यादा होगी, कहां पर कम होगी। चलो ठीक है, बात करते हैं, पहले इसके बारे में लिख लो। सिंस हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, लिख लो बेटा इसके बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, सिंस हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंस हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर more stable, कोमा लगा के लिखो, more will be energy required, to remove an electron, from them। ठीक है ना, देन के बाद लिखो देन दैट these configuration has exponentially या लिख सकते हो एक्सपेरिमेंटली भी, है ना, या लिख सकते हो एक्सपेरिमेंटली भी, है ना, हैव एक्सपेरिमेंटली हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप एज्यूम कर सकते हो एक्सपोनेंशियली भी या एक्सपेरिमेंटली भी, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। देखो जैसे मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, किसी की नहीं करता, अपनी बात करता हूं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। चलो इन दोनों की बात कर लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p3। इसकी बात करें 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका 8, 1s2 2s2 2p बोलो 5। ओके हो गया। अब मुझे बताइए पी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू हाफ फील्ड के अकॉर्डिंग 3 आ सकते हैं। तो देखो बेटा पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3। हाफ फील्ड में कितने आ सकते हैं, 3, और तीनों क्या आएंगे, सेम स्पिन में आएंगे। तो बताइए कैसा ऑर्बिटल हो गया ये, हाफ फील्ड। कैसा हो गया बेटा, हाफ फील्ड। अगर मैं इसकी बात करूं ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन 4 आएगा, 1 2 3 4। तो यहां पे देखो पार्शियली फील्ड हो रहा है, और यहां पे क्या बेटा, हाफ फील्ड हो रहा है, एक्सपेरिमेंटली हो रहा है। अकॉर्डिंग टू हुंस रूल के अकॉर्डिंग में हमने बात करी थी कि जिसकी मल्टीसिप्लिटी ज्यादा होगी, 2s+ वैल्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी जो है बोलो बेटा स्टेबिलिटी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज्यादा होगी। तो ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड मोर स्टेबल। ठीक है ना, ये कैसा है, पार्शियली फील्ड।
अब मुझे बताइए किसमें से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं? इसमें से आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तब ये क्या बन जाएगा 3, तब ये हाफ फील्ड ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन ये तो बेटा पहले से ही हाफ फील्ड है, तो यहां पर वो अपनी स्टेबिलिटी को खोना चाहेगा? नहीं खोना चाहेगा। जब वो अपनी स्टेबिलिटी को नहीं खोना चाहेगा तो एनर्जी मुझे क्या करनी पड़ेगी? बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। तो मुझे बताइए इन दोनों के अंदर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? ये सॉरी फर्स्ट नहीं बोल रहे, नॉर्मल आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन की। किससे ज्यादा होगी? ऑक्सीजन से। ड्यू टू नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और ऑक्सीजन का क्या है? ऑक्सीजन हैज पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। बट पार्शियली जो फिल्ड होता है वो थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है, बट हाफ फिल्ड क्या होता है? मोर स्टेबल होता है, ठीक है बेटा। चलो ऐसी मैं बात करूं बेरिलियम और बोरोन, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4, तो 1s2 2s2। इसका क्या होता है बेटा? 1s2 2s2 2p1। इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसका 4 होता है। अब मुझे बताइए किसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है? एस के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? 2। पी के अंदर कितने आ सकते हैं? 1। 3 आ सकते हैं, 6 मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6। लेकिन उसके पास कितना? 1। अब मुझे बताइए ये तो कंप्लीटली फील्ड है और ये पार्शियली फील्ड है, तो किसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को आसानी से, यहां से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं? जब इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं तो एनर्जी क्या होगी? कम देनी पड़ेगी। लेकिन जब वो फुल फील्ड मिले उसकी स्टेबिलिटी को तोड़ना पड़ेगा तो क्या होगा बेटा? एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आपकी यहाँ पे जो एनर्जी होगी आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? बोरोन से। तो एक तरीके का ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा पीरियोडिक टेबल में। अगर मैं नॉर्मल आयनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूं, कहां से स्टार्ट करो? लिथियम, देखो बेरिलियम की तो हीलियम की सबसे ज्यादा होती है क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं लिथियम से। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब इसमें ऑर्डर अरेंज करवा रहा है कि बताइए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। तो आपको समझ जाना चाहिए कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जिससे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है बेटा। तो हमारा जर्नल ऑर्डर ये आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमने पीरियोडिक टेबल से सीखा। लेकिन ये ऑर्डर गलत था, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस मिले। कौन से मिले? हाफ फील्ड और फुल फील्ड के। तो आपका जो ऑर्डर आएगा लिथियम, लिथियम के बाद आएगा बोरोन, बोरोन के बाद आएगा बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, कार्बन के बाद आएगा आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आएगा नाइट्रोजन, के बाद आएगा फ्लोरीन। रीजन क्या है? यहां पर और यहां पर एक्सचेंज हो रहे हैं। क्या रीजन है बेटा? यहां पे हाफ फील्ड और फुल फील्ड का, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमारी एनर्जी है वो ज्यादा खर्च हो रही है, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करिए। अगर मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो ऑर्डर दूसरा आएगा, थर्ड की बात करूंगा तो अलग आएगा। बात समझ में आ रही बेटा? ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करी है मैंने। चलो यहां तक आपने लिख लिया। चलो तो लिख लो, इसके आगे कुछ लिखना हो तो इन पीरियड, इन पीरियड पहले हेडिंग लिखो, इन पीरियड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, द आयनाइजेशन एनर्जी increases due to force of attraction increases। ठीक है ना। तो जो एक्सेप्शंस थे वो भी मैंने बता दिए और जो रीजन था वो भी बता दिया। अगला पॉइंट लिखो,
The noble gas has very high ionization energy. The noble gas have very high ionization energy and almost unreactive. अब मान के चलो बेटा जो चीज स्टेबल है तो वो क्यों रिएक्ट करेगी किसी से, तो क्या होती है वो अनरिएक्टिव। इसीलिए आपको जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है उनके कंपाउंड आपको देखने के लिए बहुत कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो हाईली स्टेबल होते हैं, और जो चीज हाईली स्टेबल होगी वो किसी से क्या रिएक्ट करेगी, है ना। ऐसे मान के चलो आप क्या बन गए, आपको डॉक्टर बना दिया जाए, चलो भाई आप एमबीबीएस डॉक्टर बन गए। जब आप एमबीबीएस डॉक्टर बन गए तो आप स्टेबल हो गए। भाई आपको पैसा कमाना है, देखो पैसा रिक्शा चलाने वाला भी कमाता है और डॉक्टर बनने के बाद भी कमाता है, लेकिन दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप रिक्शा चला रहे हो तो स्टेबल नहीं हो, आपको पता है कि अगर रिक्शा चलाऊंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, नहीं चलाऊंगा तो मुझे कोई पैसा देने वाला नहीं है। लेकिन आप एक बार डॉक्टर बन गए, आपको जाके सिर्फ अपना हॉस्पिटल में बैठना है, दुनिया मरीज सब अपने आप आएंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही बेटा? तो वही चीज है, आपको स्टेबिलिटी मिल गई तो आप क्यों चाहोगे अनस्टेबल होना, किसी से रिएक्ट करना। आपको सिर्फ जाना है, अपने ऑफिस में बैठना है, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई आओ जाओ मत आओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप स्टेबिलिटी क्या कर चुके हो, गेन कर चुके हो। तो क्या आप किसी से रिएक्ट करोगे? नहीं करोगे। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है, जो चीज स्टेबल होगी वो अनरिएक्टिव होगी, कि उसी के कंपाउंड भी नहीं बनते। ठीक है बेटा, चलो तो यहां तक हमने बात कर ली थी। आगे इसके पॉइंट नंबर कितने हो गए? 2। अगला पॉइंट लिखो। हाँ, हमने पीरियड में बात कर ली थी आयनाइजेशन एनर्जी की। अब लिखो इन ग्रुप, अगला पॉइंट लिखो 3rd, इन ग्रुप। द आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप, कॉमा लगा के लिखो। ऑन मूविंग टॉप टू, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, इन ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। द आयनाइजेशन एनर्जी decreases due to size of atoms increases, है ना। तो जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका आयनाइजेशन एनर्जी, बोलो बेटा, डिक्रीज होगा। क्योंकि साइज अभी बताया था ना, लल्लू कल्लू वाला एग्जांपल वही है। साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगी, आपका अट्रैक्शन खत्म होता चला जाएगा। मान के चलो आप अभी घर के अंदर बैठे हुए लेक्चर को देख रहे हो, अगर इसी लेक्चर को आपको मैं 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाऊं, क्या आप देख पाओगे? अब मुझे नहीं पहचान पाओगे कि ये अली सर है या कोई और है, भूल जाओगे, है ना। तो बोलेंगे अरे चलने दो, चल रहा है, भजन चल रहा है, सुन रहे हो, कीर्तन चल रहा है ना। जब वो आपके पास होगा, आपका अट्रैक्शन होगा, एक एक बात को आप केयरफुली सुनोगे कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब डालो, अब एक्सेप्शंस पढ़ने हमें, नोट करके डालो। और नोट आपको पता ही है अपना नोट कितने का है, 2000 में चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी नोट आए 2000 लिख लो। लिखो वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन 13 ग्रुप। किसकी बात करेंगे बेटा? 13 ग्रुप। अब आपके कान खुल जाने चाहिए 13 और 14 ग्रुप का नाम सुनते ही, कि 13 ग्रुप और 14 ग्रुप में क्या होता है, एक्सेप्शंस बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा मेरे को डी ब्लॉक और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, और जहां पर डी ब्लॉक लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी वेरी करेगी। कैसे वेरी करेगी वो भी देखते हैं। चलो पहले एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं। बेटा मांगे नहीं, यही है ना, यही है ना,
बैंगन आलू है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है बेटा, बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो आपको पता है, क्या पता है, यहां से और यहां से, ये आपका थर्ड ग्रुप और ये आपका कौन सा ग्रुप होता है, फोर्थ। ये कौन सा होता है आपका फिफ्थ और ये कौन सा होता है सिक्स्थ। इनके बीच में क्या देखने को मिलेगा आपको, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, अच्छे बच्चे हो। और यहां पे क्या मिलेगा आपको, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। और आपको पता है अच्छे बच्चों को, देखो बेटा बार बार भूलने वाली बात नहीं है, जहां पर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो, वहां पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, आपको समझ जाना चाहिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बस तो जो इसका ऑर्डर निकल के आता है, वो ऑर्डर निकल के आता है बेटा हमारा जर्नली ऑर्डर। देखो जर्नल ऑर्डर क्या निकल के आता है इसका, जनरल साइज क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है ना, तो साइज देखो ऑर्डर जर्नल क्या होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू आयनाइजेशन एनर्जी। जर्नल ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आपने सभी लोगों ने ये ऑर्डर लगाया होगा कि सर साइज बढ़ रहा है, अभी हमने बात करी थी, यही चीज एग्जाम में पूछी थी, लेकिन ये ऑर्डर आयनाइजेशन एनर्जी का गलत था। आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर सही था वो क्या था, बोरोन तो दोनों में सेम था, लेकिन बोरोन के बाद क्या था बेटा, बोलो 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 बोलो, अरे बोलोगे, टेलेनियम, उसके बाद आपका गैलियम, इंडेनियम, और सबसे लास्ट में सॉरी बेरिलियम, टेलेनियम, गैलेनियम, एल्यूमिनियम और इंडेनियम। देख लेते हैं एक बार, सही है क्या, ठीक है। ये ऑर्डर आपको देखने को मिला, इसको एक्सेप्शंस बोलते हैं ऐसी चीजों को। ये कहां से मिलते हैं एक्सेप्शंस देखने के लिए, एक्सपेरिमेंटली। तो इसका ऑर्डर याद है, बोरोन, फिर टेलेनियम, फिर गैलेनियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडेनियम। आपके दिमाग में चलना चाहिए था कि कैसर इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे एफ ब्लॉक, लेकिन एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन इतना ज्यादा देखा गया टेलेनियम के अंदर कि वो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन से भी ज्यादा था। तो उसके बाद टेलेनियम, फिर उसके बाद फिर देख लो गैलेनियम, गैलेनियम के बाद फिर एल्यूमिनियम और इंडेनियम लास्ट में, है ना। तो इसको बेटा दिमाग में छाप ले। तो ऐसी ऐसी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है जहां पर आप सोचते भी नहीं हो। जर्नली बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं कि ऑर्डर ये होगा, ये ऑर्डर भी आपको मिलेगा बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में। पहले ऑप्शन में यही मिलेगा, दूसरे में कुछ और मिलेगा, थर्ड वाले में ये वाला मिलेगा, या फोर्थ वाले में नन ऑफ दीज में। तो आप वो बच्चे नहीं हो जिनको बेटा ये चीज़ नहीं आती है, आपको आनी चाहिए। एक एक चीज़ को, जो चीज़ बताई जा रही है उसको अच्छे से याद रखो, नोट करके रखो, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ों को एक डायरी बना लो, डायरी बना के उसमें लिखो एक्सेप्शंस। तो उस डायरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सेप्शंस लिखने हैं। तो जब भी आप उस डायरी खोलोगे तो हमेशा रिमाइंड होता रहेगा कि एक्सेप्शंस है क्या है, और उसका रीजन लिखो। तो आपके जो एक्सेप्शंस 80% सिलेबस कवर होगा आपका एक्सेप्शन से। 20% जर्नली ट्रेंड पूछता, जर्नल ट्रेंड। तो जर्नल ट्रेंड हम सीख ही रहे हैं, तो एक्सेप्शंस बच्चा भूल जाता है और एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो जो भी अगर एक्सेप्शंस दिए हुए हैं उनको क्या करो बेटा, अपने नोटबुक में लिखो और उस पे बुक का नाम डाल दो, एक्सेप्शंस केमिस्ट्री बुक। अपार माया पा अपनी पाया, अपने माया पा अपार है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बेटा। चलो, तो यहां तक हमने सीख लिया। और आप बता सकते हो, इसका रीजन दे सकते हो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, क्या होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में। आप बता सकते हो कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है और डी ब्लॉक में भी होती है, लेकिन टेलेनियम ज्यादा क्यों आया।
तो टेलेनियम ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो 6f है, अब बोरोन का इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा? देखो बोरोन का 5 होता है, 1s2 2s2 2p1, यहां पे पूछेगा ये 3s2 3p1 4s2 4p1, ये पूछेगा आपका 5s2 5p1 6, हाँ ये पूछेगा आपका 6s2 6p1 और यहाँ पे इसके पीछे आएगा आपका f ऑर्बिटल जो आएगा आपका 4f1, आपका यहाँ पे आएगा 4f1 और इसके बाद आएगा 5d। तो देखो बेटा जब 5d के अगर हम अकॉर्डिंग टू अभी जैसे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चले तो पहले कौन मिलेगा 4, फिर कौन मिलेगा 5, फिर कौन मिलेगा 6। तो पहले कॉन्ट्रैक्शन कहाँ देखने को मिल रहा था? 4 में। इस वजह से क्योंकि उससे पहले कौन सी सबसेल आएगी? f, और f का कॉन्ट्रैक्शन कहाँ मिलेगा? लेंथ में। इस वजह से इसका कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो गया, क्योंकि अगर मैं सीक्वेंस से चलूं तो मुझे इसका ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो मुझे पहला कौन सा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा? f। इस वजह से f कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण d ऑर्बिटल से ये पहले शिफ्ट हो जाता है, बाकी नॉर्मल ट्रेंड है ना। तो टेलेनियम, गैलेनियम और इंडियम, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे सक्सेसिव एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है इसके बारे में सीखेंगे, फिर अपना आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, हेडिंग डालो बेटा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है बेटा ये होती है आपकी जब हम आउटर मोस्ट सेल में से एक एक करके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते रहे, 1 by 1। तो लिख सकते हो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, डबल सी कर लेना बेटा, है ना। क्या होती है इसके बारे में लिख सकते हो आप, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स 1 by 1, ठीक है ना। टू रिमूव, ऐसा लिख सो, टू रिमूव 1 by 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सबसेल, ठीक है ना। जो सबसेल में से 1 by एक एक करके इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम सबसेल बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे उसको? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। देखो कैसे, मान m के बाद बना आपका m+। अब मुझे बता सकते हो बेटा यहां पे कैसा एटम लेना पड़ेगा? कैसा एटम लेना पड़ेगा? आइसोलेटेड। हाँ, कैसा एटम लेना पड़ेगा? आइसोलेटेड। तभी हम बेटा एनर्जी बता सकते हैं, वरना नहीं बता सकते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? आ रही है। तो इसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी? IE1 होगी। ओके, उसके बाद करें ImG+, फिर से इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला। ये G का मतलब मैग्नीशियम नहीं है, इसका मतलब है बेटा गैसेस स्टेट, है ना। उसकी फिजिकल स्टेट को मेंशन कर रहे हैं, +2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए एनर्जी क्या होगी आपकी? IE2। फिर उसके बाद बात करेंगे mg बन रहा है मेरे को भी, +2 से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला, m+3 गैसेस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, IE3। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? बहुत अच्छे बच्चे हो। अब इसका एनर्जी ऑर्डर अरेंज करना है, मतलब एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लें उसके हम सबसेल में से। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा? हम सक्सेसिव एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब वो बोल रहा है कि IE2 IE3 का एनर्जी ऑर्डर अरेंज करिए। तो पहले एनर्जी केस में बताइए एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी, या थर्ड वाले में ज्यादा होगी कम होगी? देखो बेटा, जब हम किसी के आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते, एक इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते।
अगर वो हाफ फिल्ड है तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, अगर वो पार्शियली फिल्ड है तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हो सकता है कि कम देनी पड़े ज़्यादा, लेकिन जब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एक ही सब सेल में से तो बेटा मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ सकता है, मान के चलो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों से इसका अट्रैक्शन इक्वल है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब जितना अट्रैक्शन तीनों के साथ था उसका अट्रैक्शन अब क्या हो गया, 2 के साथ हो गया। जो 3 का था वो अब 2 के साथ हो गया, तो बेटा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उनके साथ। तो बताइए, आइए अब मुझे 2 निकालना है, तो वो आसानी से निकलने देगा? नहीं निकलने देगा। जब वो 2 को चलो निकाल दिया, थर्ड वाले में जो तीनों के बीच में अट्रैक्शन था वो अकेले के ऊपर है, तो बताइए IE3 में और भी ज्यादा हो जाएगा। तो आपका जो ऑर्डर आएगा IE3, IE2 और IE1, ये आपका सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही बेटा? चलो, तो आपको मैं पूछता हूं, अब मुझे 2 क्वेश्चन कराता हूं आपको ऑर्डर बताना है, ठीक है बेटा? चलो, बहुत अच्छे बच्चे हो, सही से करोगे, ईमानदारी से। क्वेश्चन लिखो, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज the increasing order of second ionization energy। एलिमेंट दे दिया हूं मैं आपको, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है बेटा? ये मैं आपको दे रहा हूं, तो आपको सेकंड का लगाना है, तो बताइए। तो पहले बेटा आपको सबसे पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अगर आपको इनका कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आप कर सकते हो, वीडियो पॉज करो और करके दिखाओ, ठीक है बेटा? तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, इनका कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो कार्बन का लिखेंगे, कार्बन का क्या होगा, देखो 6 1s2 2s2 2p2, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच रहा है बेटा, 2p2 में। उसके बाद हम बात करें कार्बन के बाद नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। उसके बाद हम बात करें ऑक्सीजन की, 1s2 2s2 2p4। उसके बाद फ्लोरीन की बात करें, 1s2 2s2 2p5। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? 2p5, ठीक है? यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जहां तक मैं आशा करता हूं। अब देखो, अगर मैं इनके लिए फर्स्ट आयनाइजेशन लिखूं IE1, तो मुझे कौन सी निकालनी बेटा, सेकंड। तो पहले मुझे 1 निकालनी पड़ेगी, फिर 1 के बाद फिर 2 निकालनी पड़ेगी। तो मुझे सबका एक एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो आसानी से एक एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकल सकता है, यहां से निकल सकता है, यहां से निकल सकता है और यहां से निकल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा किसकी होगी आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन की, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है ना बेटा, तो उसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। अब बात करते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है दोनों में। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालूं और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालूं, तो देखो बेटा यहाँ नाइट्रोजन का क्या हाफ फील्ड है, ऑक्सीजन का क्या है, पार्शियली फील्ड है। तो उससे ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, ठीक है बेटा? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन सबका माइनस कर दो, यहाँ पे कितना बचा होगा 4, यहाँ पे कितना बचा होगा 3, यहाँ पे कितना बचा होगा 2, यहाँ पे कितना बचा होगा 1। अब मुझे क्या निकालनी बेटा, IE2। तो मैं आपसे दोनों ऑर्डर पूछ रहा हूं, IE1 और IE2 दोनों भी निकाल सकते हो। और आप IE2 तभी निकाल पाओगे जब IE1 कैलकुलेट कर लोगे। अब यहां पे देखो, अब मुझे 2 निकालना, तो देखो बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन फिर निकालना है इनका सबसे। अब जिसमें देखो आसानी से कहां से निकल सकता है, फ्लोरीन। तो कोई अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड की बात करें, अब मुझे बताइए फ्लोरीन का ज्यादा होगा या ऑक्सीजन का ज्यादा होगा? बताइए बेटा, सोचो और मुझे बताओ किसके अकॉर्डिंग आपका ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? तो एक एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है सब में। देखो अब इसकी तो कंपेयर नहीं कर सकते इसके साथ, ठीक है, क्योंकि इसका साइज इससे कम हो गया, अब मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए ना इसके, तो इसकी कंपेयर तो नहीं कर सकते। अब हम इनमें कंपेयर कर सकते इन दोनों में। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो अब ये हाफ फील्ड में पहुंचता है, और ये पहले से क्या गेन कर चुका है, हाफ फील्ड। तो मुझे बताइए
एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की। फिर इन दोनों की बात करें तो नॉर्मल ट्रेंड यहाँ भी पार्शियली फिल्ड है, यहाँ भी, तो उसके बाद नाइट्रोजन और सबसे कम कार्बन। तो ये आपके ये ऑर्डर आने चाहिए। जिस बच्चे के ये ऑर्डर आ रहे हैं वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, सही से समझ रहा है ना। तो हमें पागल नहीं बनना है, हमें पढ़ना है और समझना है और अच्छे से कंसेप्ट को लगाना है। तो आप जितना भी हो सकता है, देखो रटने की कोशिश मत करो बेटा, जितना रटोगे उतना ही आप पीछे जाओगे। आपको चीज़ों को कंसेप्चुअल चीज़ से समझना है और समझने के बाद आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अरे नहीं, आनी चाहिए बेटा। सीखने के लिए हमने बैठे हुए हैं, हम सिखाने के लिए खड़े हुए हैं, तो आपको सीखना चाहिए, अच्छे से मेहनत आनी चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे। और जो बच्चे हैं आरएम में, आप बहुत अच्छे बच्चे हो कि अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हो केमिस्ट्री में। तो अगर आप बेटा मेरे साथ जुड़े हुए मेहनत करोगे तो एक दिन हम बहुत अच्छा करेंगे। अभी तो ऑर्गेनिक आने दो, ऑर्गेनिक का तो तुम्हें कीड़ा बना दूंगा मैं, ठीक है ना बेटा। तो अभी तुम्हें जो इनऑर्गेनिक है, थोड़ा ये फिजिकल है, ये इस पर कमांड बना लो। ऑर्गेनिक में डर सा लगता है ना बच्चों को, उसमें तो तुम्हारा भूत बना देंगे हम, देखो, ठीक है बेटा। चलो, तो अभी हमने यहाँ तक कर लिया है, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। तो इसको हम समाप्ति कर लेते हैं इसकी। अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है उसकी बात करते हैं। चलो एक ऑर्डर और पूछूं आपसे, बताओगे मेरे को? अच्छे बच्चे हो ना, बताओगे? आप बहुत अच्छे बच्चे हो सब लोग। चलो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। तो एक क्वेश्चन, पता नहीं आप लोगों को देख के थोड़ी सी मुझ में हिम्मत से आ जाती है, हिम्मत से आने लगती है, अरे कितने अच्छे बच्चे हैं, एक क्वेश्चन और बनता है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे चलो भाई एक पार्टी और बनती है, तो ऐसे हम आपके लिए बोलते एक क्वेश्चन और बनता है आपके लिए। चलो, तो आपको अरेंज करना है, मैं दे रहा हूं यहां पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन। इसका ऑर्डर आपको लगाना है, चलो फर्स्ट सेकंड का ही लगा लो इसके लिए। वीडियो को पॉज करो बेटा, ईमानदारी के साथ काम करना है। अगर आप मेरे लिए ईमानदार हो ना तो बहुत खुशी लगती है मेरे को, मैं भी आपके साथ ईमानदारी। बेटा आपको इतना कुछ करा जाऊंगा अपनी लाइफ में, आप मेरे से जुड़े रहोगे तो इतना कुछ करा जाऊंगा। आपको केमिस्ट्री का जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, आपको बुक उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ टिप्स पे होंगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। और फिर भी बोल रहा हूँ, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है बेटा, आपसे एक बार नहीं मैं 10-10 बार बोलो, आप पूछो, एक बार नहीं 10 बार पूछो। मैसेज छोड़ दो ग्रुप पे, व्हाट्सएप कर दो, पर्सनली मैसेज कर दो, आराम से आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको बात करना अच्छा लगता है कोई बात नहीं, पर आप मैसेज करके अपना जो क्वेश्चन है उसको छोड़ सकते हो। हम आपके लिए बेटा खड़े हुए हैं, यही डिफरेंस है अदर कोचिंग्स में। बाकी कोचिंग्स में क्या हो रखा है बेटा, लोगों ने बिजनेस बना रखा है, तो हमें उनसे मतलब नहीं, हमें आपसे मतलब है कि आप हमारा फ्यूचर हो, ठीक है ना। मैंने एक सपना देखा था टीचर बनने का, और आज मैं टीचर बन गया, लेकिन दुख इस चीज़ का होता है कि जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में फेस की है बेटा पढ़ाई को लेके, वो आपको ना हो। इसलिए अपने अपने आप को अच्छा करने के लिए और आपको अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ सीखा है, और वो जो चीज़ सीखी है वो आपको सिखानी है। तो कभी भी आप जाओ तो हमें भी याद करो, है ना। बस इतनी सी आशा लेके हम इस फील्ड में कूदे हुए कि हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट्स भी कहीं जाए तो एक बार छोटे से कोने में जाके छोटी सी जगह बैठ के हमें याद करे कि हमारे भी एक सर थे, उन्होंने हमें पढ़ाया, है ना। तो बस हमारे लिए तो बस इतनी सी दुआई काफ़ी है आप लोगों की। चलो बेटा ऑर्डर लगाइए, वीडियो पोज करिए, बातों बातों में बहक गए। चलो एक क्वेश्चन और लिख देता हूं आपको, एलिमेंट क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपको एलिमेंट दे रखे हैं, और उसके बाद ए और बी। एलिमेंट आपका ए है और आपका बी है, उसमें IE1 दे रखी है, IE4 तक दे रखा ना, IE1, IE2, IE3, IE4,
ठीक है बेटा। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के करना है इसको। इसकी 15 दे रखी है, इसकी 12 दे रखी है, 12, 18, 20, 22, 12, 18, 22, उसके बाद दे रखी 25, 17। ठीक है ना। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका जब पार्ट 1 में कैलकुलेट करना है आपको, विच इज मोर स्टेबल, which is more stable, A4 plus and B4 plus, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है ना। और अगला लिखना है which is more stable, A2 plus and B2 plus। ठीक है बेटा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में दे रखा आपको विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 3 क्वेश्चन है ये। विच इज मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, A4 प्लस एंड B4 प्लस। वीडियो को पॉज करो और आंसर निकालिए बेटा। तो 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5 क्वेश्चन हो गए आपके आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर सक्सेसिव। आप निकालिए बेटा। मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हो गया, चलो अच्छी बात है। आंसर मिलाते हैं। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है आपका 3, मतलब 2s2 2p1। इसका आता है आपका 2s2, नहीं भाई गलत हो गया क्या, 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1। इसका आएगा 2p 2s2 2p2। तो सबसे ज़्यादा तो आपका नॉर्मल कार्बन का ही होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है ना, क्योंकि इसके पास 2 हैं, इसके पास है ना। तो आपका फर्स्ट आयनाइजेशन ऑर्डर लगाएंगे तो आपका C, उसके बाद आपका आएगा बेरिलियम, फिर उसके बाद आएगा बोरोन, उसके बाद आएगा लिथियम। ठीक है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया इनका, यहाँ पे 1 बचा होगा, फिर यहाँ पे 0, और यहाँ पे भी कितना बचा होगा 1, और यहाँ पे क्या बचा होगा 0। अब यहाँ से देखो अब इसमें कौन होगा ज़्यादा, बोरोन, क्योंकि बेटा बोरोन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बोरोन के बाद कौन आएगा आपका, कार्बन। कार्बन के बाद क्या आएगा आपका, बोलो बोलो। ये इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो लिथियम ज़्यादा हो जाएगा, क्यों बेटा यहाँ पे 2s1 एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 1s2 में है, तो 1s2 ज़्यादा होगा। फिर आपका लिथियम आएगा, और उसके बाद आएगा बेरिलियम। बात समझ में आ रही बेटा। इस तरीके से आपका ये आपका सेकेंड वाला ऑर्डर होगा, और ये आपका फर्स्ट वाला होगा। ठीक है। चलो इसके अंदर बात करते हैं। अब मुझे बताना मोर स्टेबल ज़्यादा कौन होगा। तो मोर स्टेबल ज़्यादा कौन होगा, तो आपको निकालना पड़ेगा A4 प्लस, 1 2 3 4। तो मुझे A4 प्लस निकाला, तो मुझे IE4 निकालना है। तो IE4 कैसे निकलेगा, IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 प्लस IE4। चारों का सम कर लो, जिसका ज़्यादा निकल के आएगा वैसे ही उसका ही ज़्यादा होगा। ऐसी B4, ये किसका हो गया A+4 का, ऐसी किसका हो जाएगा B4। देखो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी की बात करा ना, जिसकी ये एनर्जी दे रखी है ना, तो आपको पता होना चाहिए जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, कम होगी। देखो स्टेबिलिटी ऐसे याद रखना, स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो एनर्जी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इन चारों का सम कर लो, जिसकी एनर्जी ज़्यादा निकल के आएगी वो कम स्टेबल होगा। देखो कैसे, अब मैं स्टेबिलिटी का कंसेप्ट समझा देता हूं आपको, फिर अपनी बात करते हैं। ऐसे बात करो कि मैं खड़ा होकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। आप पढ़ रहे हो, मुझसे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो सब लोग। मैं हूं बेटा, और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बहुत अच्छे से, लेकिन मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं। खड़ा हूं तो मेरी एनर्जी क्या हो रही है बेटा, ज़्यादा खर्च हो रही है। स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन आप लोग मेरे से बैठे हुए पढ़ रहे हो, तो आप मेरे रेस्पेक्ट में क्या हो गए, ज़्यादा स्टेबल हो गए। पर आपकी एनर्जी भी रिलीज हो रही है और मेरी एनर्जी भी रिलीज हो रही है, लेकिन ज़्यादा खर्च कहाँ हो रही है, जहाँ मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ।
बोलने की एनर्जी, ये शरीर की एनर्जी, बॉडी की एनर्जी, सारी कुछ रिलीज हो रही है ना, और थकान महसूस हो रही है। लेकिन आप बैठे हो, सिर्फ आपकी बैठने की एनर्जी और लिखने की एनर्जी ही खर्च हो रही है। यहाँ मेरी लिखने की भी, बोलने की भी, समझाने की भी, खड़े होने की, सब तरीके से एनर्जी मेरी वेस्ट हो रही है ना। तो कहाँ मुझे स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल रही, कहाँ स्टेबिलिटी कम मिल रही। तो जहाँ एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी वहाँ स्टेबिलिटी कम होगी, जहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ एनर्जी कम खर्च होगी। तो आप देखो, जिस सम कर लो, जिसका सम सबसे ज़्यादा निकल के आएगा तो उसका वो कम स्टेबल होगा, जिसका सम ज़्यादा होगा उसका वो स्टेबल कम होगा, जिसका स्टेबल जो स्टेबल ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। तो देख लो 15 प्लस 12 कितना हो गया, 27, 27 टू 47, 47 टू 25, 60, 72 हो गया है ना, अप्रोक्सीमेट 72। देख लो ना चेक करके एक बार। 12 टू 18 कितना हो गया बेटा, 40 है ना, 30 हो गया, 30 और 22 कितना हो गया, 52, 52 और 17 कितना हो गया, जोड़ लो 9 और 69। तो देखो एनर्जी यहाँ कम है, जब एनर्जी यहाँ कम है तो एनर्जी यहाँ कम है, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो पहला आंसर आपका आएगा बेटा बी, ज़्यादा स्टेबल होगा A+4 से, ठीक है ना। दूसरे की बात करें तो A2+, तो यहां तक ऐड कर लो, दोनों की, 2 तक पूछिए ना बेटा, तो 2 तक एनर्जी ऐड कर लो, कितना हो गया 15 इंटू 12 27, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 27। इन दोनों की बात करें तो 30 है ना। तो अब देखो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, ऊपर वाला। तो यहाँ पे कौन होगा, ये होगा, यहाँ पे कौन होगा, ये होगा। इसके बाद हम बात करें मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट A4+, और ऑक्सीडाइजिंग का मतलब कौन होगा, जो खुद को क्या करे, रिड्यूस करे, और दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइजिंग करे। भाई यही तो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी, कि खुद को क्या करे, सेल्फ रिड्यूस हो, और अनोदर को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे। तो देखो, तो जब सेल्फ रिड्यूस होगा तो एनर्जी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, बोलोगे भाई। तो जब सेल्फ रिड्यूस होगा तो कहां जाने की कोशिश करेगा, A4 से +2 में जा सकता है, +3 में जा सकता है, या +1 में जा। देखो सेल्फ अगर रिड्यूस होगा तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करेगा ना, तो कम करेगा तो कहां जाएगा, +3 में जा सकता है, +2 में जा सकता है। ऐसे बी की बात करें तो बी भी कहां जाएगा, बोलो भाई। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 22, देख लो यहाँ पे ओके, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25। अगर ये अपने आप को रिड्यूस करेगा तो एनर्जी 20 आएगा, रिलीज करेगा, यहाँ पे 22 मिल रही है, और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे एनर्जी देख लो इसके रेस्पेक्ट में, कैसे, क्या आंसर लगाओगे इसका, कैसे लगाओगे। अच्छा, तो इनका एनर्जी सम कितना आया था बेटा, यहाँ पे आपका 72 आया था, और यहाँ पे कितना आया था आपका 60 कुछ आया था ना, 69 के अराउंड, 67 ऐसी कुछ आया था। हाँ तो देख लो बेटा, हाँ अब यहाँ पे टोटल एनर्जी निकाल ली 67, यहाँ पे अब ये आया था ना 60 समथिंग, तो यहाँ पे 72। देखो अब ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो रहा है। ज़्यादा ऑक्सीडाइज का मतलब खुद किसको कर रहा होगा, अपने आप को रिड्यूस कर रहा होगा, और दूसरे को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। तो जितना वो सेल्फ रिड्यूस हो रहा होगा, दूसरे को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज कर रहा होगा। तो देख लो, तो इसमें A4+ क्या हो गया बेटा, A4+ की बात करें और B4+ की बात करें, तो ये क्या हो रहा होगा, सेल्फ रिड्यूस हो रहा होगा +3 में, और इसको क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। ये क्या हो रहा होगा आपको, रिड्यूस। तो जब भी तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, जब ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा तो ये क्या होगा बेटा, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये सेल्फ क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका कंसेप्ट है। तो इसका आंसर आपका है A4+। A4+ क्यों ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों काम कर रहा है, क्योंकि उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है
वो ज़्यादा रिलीज हो रही है। अगर टोटल सम निकालते हैं तो 20 से ज़्यादा निकल रही है। इसका मतलब वो क्या कर रहा होगा, खुद को रिड्यूस कर रहा होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज। और यही प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस चीज़ को हम पढ़ेंगे, अच्छे से भी पढ़ेंगे। एक चैप्टर आएगा आपका रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, थोड़े टाइम के बाद देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे अपना अच्छे से पढ़ेंगे। कई चैप्टर में इसका डिस्कशन है, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें भी है, ठीक है ना बेटा। तो आज हम यहीं तक कर लेते हैं, फिर हम अगले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एफिनिटी क्या होती है, उसका क्या लॉजिक है, क्यों हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैं कुछ चलो एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप घर से कर लेना। और ये क्वेश्चन बेटा सारे उसमें आए हुए हैं आपके, ये आपके क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं, क्या बोलते हैं नीट में आए हुए हैं। तो कितने बच्चे देखो सही करते हैं, ईमानदारी से करना, और कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। इतने आप सोचोगे कि इतने इतने फुद्दू फुद्दू पागल पागल क्वेश्चन देते हैं लोग हमें। Which of the following, लिख लो, which of the following is correct order, is the correct order of size of given species। ए ऑर्डर लगाना, ए आई माइनस आई प्लस, बी आई प्लस आई माइनस आई, सी में आई माइनस आई प्लस, डी में आपका है आई माइनस आई प्लस आई। ठीक है बेटा, ये आपका ऑर्डर है, ये ऑर्डर लगाना है। सिंपल किसका ऑर्डर पूछा है, साइज का। आपको दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि साइज का नाम लिया है तो क्या ऑर्डर होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन और लिख लो, तो कर लेना इसको घर से। लिख सकते हो आयनिक रेडियाई ऑर्डर। देखो बेटा सारे नीट में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। 2000 देखो नीट 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप करोगे शायद, मुझे उम्मीद है। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करेक्ट मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा ही नहीं है, इसको छोड़े। आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई का ऑर्डर लगाना आपको। 2014 में क्वेश्चन आया हुआ नीट में बेटा। करेक्ट ऑर्डर लगाना आयनिक रेडियाई का। देखो 2014 का क्वेश्चन है नीट का, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। ऑप्शन ए में दे रखा आपको H माइनस H प्लस H, बी में भी Na प्लस F माइनस O2 माइनस, सी में दे रखा है F माइनस O2 माइनस Na प्लस, और डी में दे रखा है आपको Al3 प्लस Mg2 प्लस और N3 माइनस। ठीक है बेटा, दो क्वेश्चन हैं, दोनों कर ले हैं और घर से करना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है चलो, तो इनका ऑर्डर लगाना। दोनों में, एक में रेडियाई पूछे, एक में साइज पूछा, दोनों का मतलब एक ही है, साइज रेडियाई एक ही। जिसका साइज कहाँ होगा, जिसका निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, और कटायनिक फॉर्म में सबसे कम होता है। बस आंसर निकाल लिया, अब तो तुम्हें हिंट दे दिया है। चलो ठीक है, आज यहीं तक डिस्कस करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं बेटा। ओके।